Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Have a guest with us today, Dr. Shazia. She is MCPS Family Medicine, and she is also MRCGP International, and she's currently practicing in Pakistan. So we're gonna have our discussion today about the role of primary care physician or GP in medical practice. First of all, thank you so much, Shazia, and I really appreciate for your time today. So let's start. So please guide us के रोल क्या है एक फैमिली फिजिशियन का या जीपी का in Pakistani practice and also internationally. Okay, Assalamu alaikum, Dr. Ehtisham, thank you so much for giving me this platform. जैसे आपने बात की family physicians और primary care physician is basically the first one जहाँ पे patient की interaction होती है, पेशेंट का एक डिटेल एग्जामिनेशन होता है, उसकी जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो सुनी जाती है और फैमिली फिजिशियन नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द फर्स्ट वेयर patient encounter for any acute or chronic health issues. So they are a sort of, you can say, a baseline camp for every patient. The main role of general physician is not only the treatment, but also the health promotion, disease prevention, early detection of problems, to treat patients and also refer the patient to the concerned specialty. So जैसे पुराने ज़माने में अब तो क्योंकि सब स्पेशलिटीज़ का और सुपर सब स्पेशलिटीज़ का दौर है, सो पहले तो एक डॉक्टर था और वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को देखता था और फॉर होल फैमिली जो है वो आपकी हर एस्पेक्ट को जो है वो कवर करता था. पर नाउ जब ये सुपर स्पेशलिटीज़ का ये सब स्पेशलिटीज़ का एक दौर आया, so there is a missing part of general physician. And another thing which we faced in Pakistan is that we have very limited number of trained general physicians. So वो अब general physician का जो पाकिस्तान में एक रोल रह गया था वो सिर्फ एक सिंपल जीपी क्लिनिक जो कि एक नॉर्मली एक छोटे क्लिनिक्स या गली मोहल्ले में बने हुए थे. दे आर ओनली ट्रीटिंग अ माइनर नंबर ऑफ डिजीजेज एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर कैटर्ड बाय द टर्शरी केयर फैसिलिटीज. सो इस थोड़ा सा इम्बैलेंस की वजह से आपने भी देखा होगा कि टर्शरी केयर फैसिलिटीज पे बहुत ज़्यादा बोर्ड जो है वो बढ़ गया. अब इस चीज़ को थोड़ा सा रिकग्नाइज किया गया और आहिस्ता आहिस्ता बाकी दुनिया में तो एज यू हैव प्रैक्टिस्ड इन यूके एंड यूएसए ऑल्सो, सो वहाँ पे जीपी बड़ा एम्पावर्ड होता है in treatment of the patients, in referring the patients. पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है with some good family physicians के इस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके. और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि नॉट ओनली फॉर द ट्रीटमेंट बट ऑल्सो जैसे आपका जो आज टॉपिक भी है प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है बिकॉज जीपीज इज प्रेजेंट एट योर डोर स्टेप ना. आपको हर जगह पे जीपी मिलेगा और अगर जीपी एम्पावर्ड है और जीपी एजुकेटेड है तो वो पेशेंट्स को बहुत बेहतर तौर पर जो है वो गाइड कर सकता है. Sure. So in summary, I feel कि तीन चीजें हैं. एक तो ये कि they are the first step for the healthcare. Whenever कोई भी किसी को भी कोई मुश्किल पेश आती है तो उनको सबसे पहले जीपी को या फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए. दूसरा जैसे आपने बताया कि they are at the core of the care, कि उन्होंने आगे जो है अगर छोटा मसला है समझ में आ गया और ठीक हो गया तो वो इसी स्टेप पे ही मैनेज हो जाएगा. लेकिन अगर उस स्टेप पे मैनेज नहीं हुआ तो उस पेशेंट को हायर लेवल ऑफ केयर या टर्शरी केयर या सब स्पेशलिस्ट के पास जो रेफर करना है, ये एक बहुत बड़ा रोल है एक प्राइमरी केयर फिजिशियन का. नेचुरली उससे हेल्थ केयर पे बर्डन ना सिर्फ कम होता है, पेशेंट पे भी बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम होता है. एंड आई टोटली एग्री कि इस पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में खास तौर पे जो जीपी प्रैक्टिस है वो ना सिर्फ कम तो नहीं हुई लेकिन ये कि इस लेवल की नहीं रह गई जिस लेवल की होनी चाहिए. कुछ जीपीज हैं वो स्टिल जिन्होंने खासतौर पे इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनली प्रैक्टिस किया हुआ है वो ये सब चीजें समझते हैं, कोर वैल्यूज को समझते हैं. लेकिन यही पर्पस है इस वीडियो का ताकि कम्युनिटी को एट लार्ज एजुकेट किया जाए, समझाया जाए कि उनको सबसे पहले जीपी या फैमिली फिजिशियन को दिखाना चाहिए और उसके बाद जाके सब स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ जीपी शिप,
आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? एक तो कम्युनिटी लेवल पे हो सकता है, एजुकेशन की बात जी। है कि लोगों को एजुकेट करने में मुश्किल होती है कि जी आपने मुझे दिखाना है या जाके सब स्पेशलिस्ट को पहले दिखाना है। लेकिन इसके अलावा जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, क्लिनिक में मिलते हैं, तो आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं ऐसे पेशेंट से मिलते हुए, डिस्कस करते हुए या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, आप क्या समझती हैं? जी, डॉक्टर एहतेशाम, ये बहुत अहम आपने पॉइंट रेज़ किया है। एक्चुअली मैं इसमें पेशेंट्स को नहीं बल्कि थोड़ा-सा अपनी ही जो हमारी कम्युनिटी है डॉक्टर्स की उसको कसूरवार ठहराऊँगी, क्योंकि पेशेंट्स का जीपी पे ट्रस्ट अब बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, ठीक है? जैसे जनरल फिजिशियंस पे एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ अगर आप लोगों को ये कहते हैं कि आप फैमिली फिजिशियन हैं या आप जनरल फिजिशियन हैं, तो दे डोंट वैल्यू योर असेसमेंट्स और योर कमेंट्स, और इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए बहुत एफर्ट जो है वो करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपने जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें देखा होगा कि जीपी जो है वो इतना एम्पावर्ड है और इतना स्ट्रांग है, और उसने एक इतनी होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप कर ली हुई है, और उसका बाकी कंसल्टेंट्स भी जो है वो उस मामले में बहुत ज़्यादा साथ देते हैं और उसको जो है वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में यूजुअली अगर कोई छोटा-मोटा मसला होता है, जैसे एक कोई सिंपल हेडेक है, तो उसके लिए भी लोग प्रेफ़र ये करते हैं कि जीपी के बजाय न्यूरोलॉजिस्ट को कंसीडर किया जाए। अगर ब्लड प्रेशर का इश्यू है, तो वो जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। 2-3 डेज़ की कफ है, तो उसके लिए हमें पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना है, और ऑब्वियसली उनको फिर इन स्पेशलिटीज़ में प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलती हैं, डिले भी हो जाता है, डिले इन केयर भी होता है। सो ये चीज़ थोड़ा-सा है कि जो ट्रस्ट लेवल है, उसकी थोड़ी-सी कमी है अभी जनरल फिजिशियंस के लिए। लेकिन जिस तरह से एफर्ट्स की जा रही हैं और जिस तरह से एफर्ट्स शुरू की गई हैं टू बिल्ड द बेसिक जनरल फिजिशियन स्ट्रक्चर, तो होपफुली कुछ इयर्स में हमें बेहतरी मिलेगी। दूसरी बात ये है कि ये जो सपोर्ट या ट्रस्ट की कमी है, ये नॉट ओनली फ्रॉम जो है वो कम्युनिटी की तरफ से है, बल्कि हमारे जो कलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी है। सो वो लोग जिन्होंने इंटरनेशनली जीपीज़ के साथ काम किया हुआ है, दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद अस। और इसकी एक एग्जांपल तो आपका हमारा बहुत अच्छा जो है वो प्रीवियसली इनकाउंटर रहा, साथ रहा। जो है हम अच्छे उस तरीके से जो है वो काम करते रहे, और आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप जो है वो जनरल फिजिशियंस के पास पेशेंट रेफर भी करते हैं, इवन फॉर फॉलो अप, फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन भी। सो जिन डॉक्टर्स ने काम किया उनके लिए इस चीज़ को समझना जो है वो आसान है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी बेस्ड डॉक्टर्स हैं उनके लिए अभी भी जीपी के रोल को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है। थैंक यू सो मच शाज़िया। एक्चुअली ये काफ़ी एलैबोरेट आपने कर दिया एंड आई एग्री विद यू कि इसमें आपके कॉलीग्स की अंडरस्टैंडिंग और उनका कंफर्ट लेवल बड़ा मैटर करता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप अपने पेशेंट्स को जीपी को रेफर बैक कर दें देखने के बाद, जी। तो या जो आपने पेशेंट्स आपने एक रिलेशनशिप बनाया है मुख्तलिफ जीपीज़ के साथ और वो पेशेंट्स आपको रेफर करते हैं। इस जी। सिलसिले में आप अपने कोलीग्स को, जैसे अभी आपने वैसे इलैबोरेट भी किया, मज़ीद क्या एडवाइस जी। करना चाहेंगी? नेचुरली आपका पेशेंट जो एक सब स्पेशलिस्ट का पेशेंट है, वो सब स्पेशलिस्ट का पेशेंट रहता है। जो एक जी। जीपी का पेशेंट है, वो जीपी का पेशेंट रहता है। लेकिन जी। अगर एक स्पेशलिस्ट ऑक्यूपाई हो जाए पेशेंट्स के साथ और उसके पास मज़ीद स्लॉट्स या वैकेंसीज़ या स्पेस ना हो, ख़ास तौर पे जी। जैसे हमारा मुल्क है जहाँ पे पहले ही सब स्पेशलिस्ट बहुत कम है, डॉक्टर्स इन जनरल जी। बहुत कम हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल। डायलेमा हो जाता है और जिन पेशेंट्स को वाक़ई एक्यूटली या इमरजेंसी में देखने की ज़रूरत होती है, वो टाइमली नहीं देखे जाते और इसमें डॉक्टर्स भी कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि जी सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनको फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। और पेशेंट्स भी ये बिल्कुल। कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें डॉक्टर्स को दिखाने में बहुत मुश्किल पेश आती है या कुछ टाइम लग जाता है। और इसमें ये भी मुश्किल होती है बाज़ औक़ात कि जिस स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है, वो उनको नहीं दिखा पाते। वो इंस्टेड बिल्कुल। जाके उन डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं जिनको दिखाने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत होती। नहीं होती। तो इस बिल्कुल। सिलसिले में अगर आप मज़ीद थोड़ा-सा हमें या अपने कलीग्स को मैसेज देना चाहें डॉक्टर्स को या कोई जी। सजेशन देना चाहें, क्योंकि आई जी। थिंक मेरे ख़्याल में एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि ये पेशेंट चला गया तो वापस नहीं आएगा। इस बारे नहीं में आप क्या आएगा, कहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर एहतेशाम, एक मेरा तो ये है कि इसमें जो एक तो जो जनरल फिजिशियंस हैं एज़ अ होल, उनके लिए मेरा एक मैसेज ये है
कि उनको अपने आप को अप टू डेट करने की, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की, अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने की, अकॉर्डिंग टू ऑल द गाइडलाइंस, ये बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो जब जनरल फिजिशियन जब जब सब स्पेशलिटीज को या सुपर स्पेशलिटीज को ये लगेगा कि जनरल फिजिशियन अच्छा ट्रीट कर रहा है, ये हमारे पेशेंट का फॉलोअप बेहतर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने पेशेंट्स को रेफर बैक करेंगे टू जनरल फिजिशियन और फैमिली फिजिशियंस। एंड देन अनदर थिंग इज कम्युनिकेशन। अभी जो सिनेरियो, उसमें मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हमारे जो जितने भी जो सब स्पेशलिटीज़ है, उनसे गुजारिश ये है कि एक ऐसा जो है सिस्टम डेवलप किया जाए कि यू आर इन टच विद जनरल फिजिशियन। जब जनरल फिजिशियन कोई भी पेशेंट रेफर करे तो वो उसकी प्रॉपर एवेल्युएशन, उसका प्रॉपर जो उसके माइंड में जो भी प्रोविजनल डायग्नोसिस है, जो वो अपनी सब स्पेशलिटीज से चाह रहा है कि मजीद उसकी क्या एवेल्युएशन हो चाहिए, वो एक डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। सो इसके लिए अगर थोड़ा सा हमारे कंसल्टेंट जो है वो टाइम स्पेयर कर सकें और जीपीस के साथ इन कम्युनिकेशन में रहें, तो पेशेंट बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो जाता है। आपने जैसे बात की डॉक्टर एहतशाम, पेशेंट कहीं नहीं जाता, हमारा मेन एम जो होता है वो एक पेशेंट बेनिफिट ही होना चाहिए। सो पेशेंट ऑलवेज कम बैक टू यू, वो आपसे कहीं भी नहीं जाता अगर वो आपकी सर्विसेज से जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए इस चीज को, इस पॉइंट को छोड़ के अपने दरमियान का जो एक आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, उसको अगर बेहतर कर दिया जाए तो ये पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच। इसमें 2 क्वेश्चन मजीद रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग जीपीज एजुकेशन। इवन सब स्पेशलिस्ट को भी खुद को अप टू डेट रखने की जरूरत है, लेकिन in terms of keeping yourself updated, आप डॉक्टर कॉलीग्स को क्या सजेस्ट करेंगी कि वो कैसे खुद को अपडेटेड रख सकते हैं या क्या उनको करना चाहिए? एंड मेरे ख्याल में ये एक एथिकल और मोरल ड्यूटी भी है एक डॉक्टर की कि वो खुद को अप टू डेट रखें, क्योंकि वो खुद को अप टू डेट नहीं रखेंगे तो पेशेंट केयर अफेक्ट होगी। और दूसरा, जैसे आपने पेशेंट्स के बारे में कहा कि वो कहीं नहीं जाते, तो मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को और पेशेंट्स का आप पे ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट विद टाइम डेवलप होता है, तो वो फॉर श्योर कहीं नहीं जाते। लेकिन ट्रस्ट का मतलब ये भी नहीं है एट द सेम टाइम कि उन पेशेंट्स की आप वो प्रॉब्लम्स भी देखना शुरू कर दें जिसके लिए आप ट्रेंड नहीं हैं। सो ये दो धारी तलवार वाली बात हो जाती है। लेकिन जो पहला पार्ट है उसके बारे में प्लीज बताइए कि डॉक्टर्स कैसे खुद को अप टू डेट रखें या इम्प्रूव करें। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिकली जीपी के हवाले से बात करूं तो डॉक्टर एहतशाम, बहुत अच्छी बात यह है कि अब जिस तरह कोविड का जब ये एरा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो ये ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए जूम लिंक्स के जरिए, ये अब आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। आज से अगर मैं 2019 से पहले देखूं तो हमें ये ऑनलाइन सेशंस या जूम, ये बिल्कुल हमें नहीं पता था कि ये भी होता है, या इस तरह से भी एजुकेशन जो है वो ली जा सकती है। सो अब तो तकरीबन हर अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो कर रही होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर आपके अंदर कुछ हासिल करने का, कुछ और पढ़ने का अगर एक जज्बा है, तो मैं, जैसे आप भी इस प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं, जो ये अपना है, उन्होंने बहुत अच्छा एक फैमिली फिजिशियन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। इसी तरह बकई है, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है, सेंट्रल कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन है, लाहौर मेडिकल कॉलेज है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, स्पेशली फॉर फैमिली फिजिशियंस। सो उसमें एनरोल होना, उसको रेगुलरली अटेंड करना, और इसमें इतने एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट्स इनवाइट किए जाते हैं जिससे पेशेंट मैनेजमेंट और उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का जो है वो मौका मिलता है। इसके अलावा आपको पता है कि मल्टीपल जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस है वो रेगुलर बेसिस पे जो है ना वो कोविड के बाद भी होना स्टार्ट हो गई हैं। सो अगर आप ये सब चीज़ें रेगुलरली अटेंड करते हैं, अपनी ऑनलाइन सेशंस अटेंड करते हैं, तो आप अच्छा खासा कुछ गेन जो है वो कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी फॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं भी आते, फिर भी यू कैन बिकम अ सेफ डॉक्टर। तो सेफ डॉक्टर से मेरी मुराद ये है कि वो डॉक्टर जिसको ये पता हो कि मुझे क्या ट्रीट करना है और मुझे किस पेशेंट को रेफर करना है, जिसको वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करने आते हो। सो यू कैन डेवलप दीज स्ट्रेटजीज फ्रॉम दीज सेशंस। नहीं, थैंक यू सो मच शाजिया। अच्छा,
naturally it's a very interesting discussion for GPs and also for the patients as well. So इसमें मजीद आप क्या ऐड करनी चाहेंगी from the role of the GP के खास तौर पे कम्युनिटी के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की एजुकेशन और उससे रिलेटेड तो हमने काफी चीजें डिस्कस की, लेकिन कम्युनिटी एजुकेशन से रिलेटेड के वो खुद को कैसे एजुकेट करें। डॉक्टर्स की एजुकेशन तो हो गई, क्योंकि अगर पेशेंट पढ़ के आएगा, समझ के आएगा, या डॉक्टर को दिखाने के बाद वो अगर पढ़ते हैं या अपने बीमारी के बारे में जानते हैं मजीद, तो उनको भी समझ आएगा कि ये डॉक्टर ने दवाई क्यों लिखी है। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? अच्छा देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो अगर आप जो है वो देखें तो हमारे बच्चों के कोर्स में भी हेल्थ एजुकेशन के हवाले से बहुत सारी चीजें शामिल कर दी गई हैं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि हम वो चीजें पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उन पे अमल नहीं करते, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी गवर्नमेंट कंप्लेंट्स चल रही होती हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, या गवर्नमेंट के इदारे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो कुछ ना कुछ अवेयरनेस के लिए कंपेन्स चला रहे होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीज़ों को रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को रियलाइज करेंगे कि ये चीज़ बुरी है या गलत है, तभी आप उसको जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। अब मेरे पास जो जैसे बच्चे आते हैं या टीनेजर्स आते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि इस बात पे मुझे खुशी महसूस होती है कि हमारा जो करिकुलम है वो कुछ अरसे में इन्हांस हुआ है, वो बेहतर हुआ है। जो एक ज़रूरत है इस बात की है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस पर अमल भी करें। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया ने भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर दिया है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके अब यूट्यूब चैनल हैं, और वो बहुत सारी जो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिटी में पहुंचा रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया को किसी बुरे तरीके के लिए यूज़ करें, व्हाई नॉट फॉर एजुकेशन। आपको हर अच्छी स्पेशलिटी का डॉक्टर आजकल यूट्यूब पे बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हुआ जो है वो आपको मिल जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि उन चैनल्स को इस्तेमाल किया जाए। नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाजिया, एंड आई एग्री विद यू, क्योंकि स्पेशली कोविड एरा में काफी चेंज आया। बच्चों का भी बहुत ज्यादा वैसे सेल फोन यूज या स्क्रीन यूज बढ़ा, लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि एजुकेशन या एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल का भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर्स के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी। एंड मैं बल्कि उसमें ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अब तो टीवी पे भी यूट्यूब और ये सब चीजें अवेलेबल हैं, तो रादर कि आप सेल फोन पे अकेले बैठ के देखें, आप टीवी पे बैठ के फैमिली के साथ वो इंफॉर्मेशन देखें, अपनी बीमारी से मुतल्लिक, मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक, इसमें बच्चों में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, रादर देन कि वो सिर्फ स्क्रीन पे बैठे रहें। टीवी एक तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, सेल फोन यूज के बच्चों में एग्रेशन या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर टीवी पे देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन एट लार्ज में फायदा होगा। थैंक यू सो मच शाजिया फॉर योर टाइम टुडे, जज़ाकल्लाह खैर, and we look forward to have more sessions with you, and we will end our session here. Thank you so much, Dr. Shazia.